हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जीएसटी अकाउंटिंग को स्टडी किया था और वो स्टडी नोट खत्म किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज एनबीएफसी। इसका नाम आपने सुना ही होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बट ये क्या होता है क्या नहीं होता आपको शायद ना पता हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि एनबीएफसी क्या है। ठीक है, तो हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। वो टॉपिक्स क्या हैं ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, कि एनबीएफसी है क्या। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक, कि एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर टाइप के होते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि एनबीएफसी और बैंक एक जैसा काम करते हैं, बट उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, कि एनबीएफसी कितने टाइप के होते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे एज पर आरबीआई। ठीक है, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा इनकम रिकॉग्निशन का, कि कैसे हम इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे। फिफ्थ होगा अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्स में प्रोविजनिंग ऑफ एसेट्स। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी को कवर करेंगे। थ्योरी कवर करने के बाद उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिससे हम अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं समझेंगे, जब तक आप थ्योरी को नहीं समझोगे तब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट आप इसको कॉपी कर लो। ये 6 टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं एनबीएफसी में, राइट। ओके गाइस, तो अब हमने 6 टॉपिक्स देखे थे एनबीएफसी के जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिकली थोड़ी थ्योरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और सोना नहीं है। ठीक है, हो सकता है बोरिंग हो जाए थोड़ा सा लेक्चर, बट एक काम करेंगे, मेरे साथ साथ आप थ्योरी को लिखेंगे। उससे क्या होगा, आपको एक तो थ्योरी याद करने में ईजी होगा, साथ साथ हम उसको समझेंगे थ्योरी को। ठीक है, तो आप याद करने में आपको थोड़ा ईजी लगेगा। एंड ये होगा कि आपके नोट्स आराम से साथ साथ बन जाएंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी, है ना। तो हम बात करते करते थ्योरी करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ लिखेंगे मेरे, मीनिंग, या फिर हम मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, साथ में हम लिख सकते हैं मीनिंग ऑब्लिक डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी, कि एनबीएफसी आखिर में मतलब आखिर है क्या। ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं मेरे साथ। पहला पॉइंट बनाएंगे, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी is a company registered under the Companies Act 1956 oblique 2013, 1956 या 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की गई हो, engaged in business of loans and advances, engaged in business of loans and advances, साथ साथ लिखना है आपने, आगे पीछे नहीं होना है। Acquisition of shares, acquisition of shares, debentures, comma debentures and other securities, comma hire purchase, comma हायर परचेज के साथ एक काम करना आप, हायर परचेज ऑब्लिक लीज लिख देना। ठीक है, हायर परचेज ऑब्लिक लीज, कॉमा इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट बिजनेस,
साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। A non-banking financial company is a company registered under the Companies Act 1956/2013, engaged in business of loans and advances, acquisition of shares, debentures and other securities, hire purchase of lease, insurance business and trade business। भैया ये क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? अभी समझाऊंगा एक एक करके, पहले आप मेरे साथ लिखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एनबीएफसी does not include any institution whose principal business is that of agricultural activity, industrial activity, or sale of any goods other than securities, को आप ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है। और प्रोवाइडिंग any services and sale oblique purchase oblique construction of any immovable property, ठीक है। इसको आप फटाफट कॉपी कर लो, अगर अभी आपने मेरे साथ साथ कॉपी नहीं किया तो इसको फटाफट से कॉपी कर लो। अब भैया इसका मतलब बताओ कि एनबीएफसी होता क्या है। तो सुनो, A non-banking financial company is a company registered under the Companies Act 1956 और 2013। किसमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए एनबीएफसी? या तो 1956 वाले कंपनीज एक्ट में या 2013 वाले में, ठीक है। ये पुराना एक्ट है और ये नया वाला एक्ट है। एंगेज्ड इन बिजनेस किस बिजनेस में होती है? ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, हायर परचेज और लीज, इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट बिजनेस। लोन्स एंड एडवांसेस के बेसिकली बिजनेस में होती है कौन? एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब आप यहां से निकाल सकते हो, देखो नाम से समझते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग मतलब कि बैंक जैसा काम ये नहीं करती, ठीक है। कौन सी हो गई? नॉन बैंकिंग। फाइनेंशियल मतलब किसका? फाइनेंस का काम है, राइट। और कंपनी मतलब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कैसे याद करेंगे? एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग मतलब कि बैंक जैसी तो बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल मतलब कि फाइनेंस का काम करती है। कंपनी मतलब कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो पुराना एक्ट हो चाहे नया एक्ट हो, राइट। और इसका बिजनेस क्या हो गया? वही फाइनेंस करना। किस चीज़ को? लोन्स एंड एडवांसेस देती है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस देती है, शेयर्स को एक्वायर करती है, डिबेंचर्स को एक्वायर करती है और बाकी सिक्योरिटीज को एक्वायर करना इसका काम होता है। कि ऐसे फाइनेंस देती है एक्वायर करने के लिए। हायर परचेज और लीज के काम में भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है एनबीएफसी। इंश्योरेंस बिजनेस में भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है और चिट बिजनेस में भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? फाइनेंस प्रोवाइड करना। किस किस चीज़ के लिए? लोन्स एंड एडवांसेस इस बिजनेस में होती है। लोन्स एंड एडवांसेस के बिजनेस हो गए शेयर्स, डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज को एक्वायर करना होता है। हायर परचेज या लीज का कुछ काम हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, फिर चिट बिजनेस हो गया, ठीक है। नाम से आपको याद रहेगा, ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या हो गई?
A non-banking financial company is a company registered under the Companies Act 1956 or 2013 whose who is engaged in business of loans and advances. ठीक है, loans and advances के business में engaged है, acquisition of shares and debentures and other securities, hire purchase oblique lease, insurance business and chit business, right? ये चीजें में फाइनेंस करती है जिसको हम बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, आई होप कि आपको अब तक ये याद हो जाना चाहिए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब, नॉन बैंकिंग मतलब बैंक वाली नहीं है, ठीक है, बैंक का काम नहीं करती। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और कंपनी का मतलब कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956/2013 engaged in business of loans and advances, acquiring shares, debentures and other securities, है ना, and hire purchase oblique lease, इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट बिजनेस। ठीक है, उसके बाद ये बात करता है द एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड any institution whose principal business is that of agricultural activity, industrial activity, or sale of any goods other than securities, or providing any services and sale or purchase or construction of any immovable property। अभी तक तो इसने बता दिया कि एनबीएफसी का बिजनेस क्या है बेसिकली। ठीक है, अब एनबीएफसी किसकी चीज को इंक्लूड नहीं करती। ठीक है, अभी तक हम यही बात करते हैं कि फाइनेंस करती है लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह को, सिक्योरिटीज वगैरह को। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करती, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं करती जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस या तो एग्रीकल्चर में आती है वो, या तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, उसको प्रमोट नहीं करेगी, उसको फाइनेंस नहीं करेगी, या फिर और सेल ऑफ एनी गुड्स, किसी गुड्स के सेल में वो फाइनेंस नहीं करती अदर देन सिक्योरिटीज। अगर आप सिक्योरिटी सेल कर रहे हो तो उसके लिए वो फाइनेंस देती है, जैसे हमने ऊपर बात करी यहाँ पे। ठीक है, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। ठीक है, किसी गुड्स पे भी एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करेगी सेल करने पे, ना फिर किसी सर्विस पे प्रोवाइड करेगी फाइनेंस। एंड सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन, सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है तो उसमें भी वो फाइनेंस नहीं करती एनबीएफसी, उसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकती, उसको इंक्लूड कर ही नहीं सकती। तो एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस मान सकते हैं आप इसको, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और सेल ऑफ एनी गुड्स, ठीक है, अदर देन सिक्योरिटीज, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, और सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। एक बार फटाफट से इसको फिर से क्विक रिकैप देखेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956/2013 engaged in business of loans and advances, acquiring shares, debentures and other securities, hire purchase oblique lease, insurance business and chit business, right। उसके बाद क्या क्या वो इंक्लूड नहीं करती, एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड द इंस्टीट्यूशन whose principal business is of agricultural activity, industrial activity, सेल ऑफ एनी गुड्स, ब्रैकेट में हम बता रहे हैं अदर देन सिक्योरिटीज की, सिक्योरिटी सेल पे हम एनबीएफसी को इंक्लूड कर सकते हैं, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं होती, एंड सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एनबीएफसी, राइट। देखा कितना सिंपल है, हो गया याद। तो इसी तरह से आप मेरे साथ साथ इसको याद भी करते जाएंगे, इससे आपके एग्जाम की भी प्रिपरेशन होगी, मेरे भी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, राइट। तो इसको आप फटाफट से कॉपी कर लो, अगर अभी तक आपने नहीं किया था, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि एनबीएफसी जो होती हैं वो डिपॉजिट्स रिसीव नहीं करती, जैसे बैंक होता है। ठीक है, आप बैंक में जाते हो तो आप डिपॉजिट कर सकते हो अमाउंट, राइट, आप पैसे वहाँ पे सेव कर सकते हो, जब आप चाहो जितने चाहो आप वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। बट एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता। बट एक केस ऐसा होता है, एक एनबीएफसी ऐसा होता है जहाँ पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसकी क्या कंडीशन होती है, कैसा वो होता है, वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसका नाम है, सेकेंड लिखेंगे आप मेरे साथ, रेसिडरी रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। ठीक है, रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी हम इसको बोलते हैं। ये क्या होता है,
पहले साथ साथ लिखेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। एक ही पॉइंट है इसमें, ठीक है, एक ही पॉइंट है। इट इज, साथ साथ लिखेंगे, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनबीएफसी। ये एक तरह का एनबीएफसी का ही टाइप है। अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। काम करता हूँ, मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ, ब्लैक मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन which is a company and has its principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं जाना है। इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स by way of contribution or any other manner ब्रैकेट में लिखेंगे अदर देन डिमांड डिपॉजिट्स और ब्रैकेट क्लोज lending in any manner or lending in any manner is called residuary non-banking company। और लिखेंगे मेरे साथ, इसको अभी हम पढ़ेंगे, नोट लिखेंगे यहाँ पे एक, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या मतलब है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, नोट लिख रहे हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस is when a company's financial assets constitute more than 50% of total assets and income from financial assets constitutes more than 50% of the gross income। भैया क्या लिखे जा रहे हो, बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिखते जाओ, ठीक है। अ कंपनी which fulfills both these criterias
will be registered as NBFC by RBI। ठीक है, कॉपी कर लो इसको पहले फटाफट, जल्दी जल्दी कॉपी करो। हाँ जी बच्चों, तो अब तक आपने कॉपी कर लिया होगा। रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक तरह का एनबीएफसी ही है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। ठीक है, एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बेसिकली कंपनी बोलते हैं, एंड हैज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स। बैंक की तरह मैंने आपको बोला था कि डिपॉजिट रिसीव करती है, एनबीएफसी नहीं करते, बट रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी जो है वो ऐसी कंपनी है, एक एनबीएफसी का टाइप ही है, जो डिपॉजिट्स को रिसीव करती है। बट कैश कंडीशंस पे कैसे रिसीव करती है वो हम देखेंगे। अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट, ठीक है, किसी भी स्कीम या अरेंजमेंट के अंडर वो रिसीव करती है डिपॉजिट्स को इन वन लमसम और इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैंक और इसमें डिफरेंस है। बैंक में क्या होता है, आप जाके कैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, जब आपको जितना अमाउंट चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट यहाँ पे कैसे डिपॉजिट रिसीव किए जाते हैं, या तो लमसम में कि 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस तरीके से कुछ भी अमाउंट हो सकता है। एक लमसम में आपने पे कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में आप दे रहे हो, जैसे कि हर महीने की आपकी 10,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट जा रही है। ठीक है, इस तरीके से यही दो कैटेगरी में जा सकती है। आप ऐसे नहीं कि कभी भी चले गए आपने कभी भी डिपॉजिट कर दिया, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ बैंक में होता है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट है ये। और इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के तरीके से, और एनी अदर मैनर, या किसी और मैनर में, अदर देन डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो इसमें इंक्लूड होते ही नहीं, है ना, डिमांड डिपॉजिट में आ ही नहीं सकते क्योंकि बैंक की तरह काम ही नहीं करता। और लैंडिंग इन एनी मैनर इज कॉल्ड रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। ये क्या करती है, ये पैसे लिए लमसम या इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए, उसको लोन पे दे देना आगे, ठीक है, वो किसी भी तरीके से लोन में दे दिया, उसमें उसको बोलते हैं हम रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। ठीक है, या तो लमसम में लेती है या फिर इंस्टॉलमेंट में लेती है, राइट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस, यहाँ पे मीनिंग क्या है प्रिंसिपल बिजनेस का। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस इज व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स constitute more than 50% of total assets, and income from financial assets constitutes more than 50% of the gross income. A company which fulfills both these criteria will be registered as NBFC by RBI. सर समझ नहीं आया, देखो पार्ट्स में पढ़ो। Financial activity as principal business is when a company's financial assets constitute more than 50% of total assets. ये कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्रिंसिपल बिजनेस, हम इसको कब मानेंगे प्रिंसिपल बिजनेस में, कब इंक्लूड होगा, जब कंपनी के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो 50 टोटल एसेट्स के 50% से ज़्यादा हैं। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं कंपनी के, ठीक है, वो टोटल एसेट्स के 50% से ज़्यादा हैं। एक एक कैटेगरी हो गई। दूसरी, ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंड है, क्योंकि यहाँ पे एंड है, ठीक है। एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द ग्रोस इनकम। वो फाइनेंशियल एसेट जब हम आगे, या तो हमने लोन पे दे दिया या कुछ भी हमने फाइनेंस किया, वो जब हमने दिए हैं तो हमारी जो ग्रोस इनकम है, ठीक है, जो हमारी ग्रोस इनकम हो रही है, टोटल ग्रोस इनकम जो है वो हमारी उससे 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको आप पार्ट्स में कर लो, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी प्रिंसिपल इज व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स, एंड, ठीक है, दो क्राइटेरिया हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं टोटल एसेट्स के, ठीक है, और जो हमारी फाइनेंशियल एसेट से इनकम हो रही है वो हमारी ग्रोस इनकम की 50% ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ द ग्रोस इनकम होनी चाहिए, राइट। तो ये दो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई किए जा रहे हैं, अ कंपनी विच फुलफिल्स, जो कंपनी इसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, विल बी रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी बाय आरबीआई, उसको ही आरबीआई जो है एज एनबीएफसी रजिस्टर करेगी। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे तो वो कंपनी कभी भी एज एन एनबीएफसी रजिस्टर नहीं कर सकती, ठीक है। क्या क्या दो क्राइटेरिया थे, पहले हम ये बात कर लेते हैं, एक बार फटाफट ऊपर से रिवीजन मारते हैं। रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो डिपॉजिट्स को रिसीव करती है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, डिपॉजिट्स को रिसीव करना। एक एनबीएफसी का ही ये टाइप है, ठीक है। डिपॉजिट को कैसे रिसीव करेगी, या तो लमसम में करेगी या फिर इंस्टॉलमेंट्स में करेगी, ठीक है, और उसको किसी भी स्कीम और अरेंजमेंट में कर सकती है, ठीक है और उसके बाद अदर देन डिमांड डिपॉजिट्स में नहीं आएंगे, और उसको फिर वो लैंड कर देती है, पैसा आगे लोन पे दे देती है, और लैंडिंग इन एनी मैनर, उसको हम बोलते हैं रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। अब हम बात कर रहे हैं नोट में मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस, ठीक है, ये सिर्फ इससे लिंक नहीं है,
मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, कौन सी कंपनी जो है एनबीएफसी में अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं कंपनी के, वो 50% ऑफ द टोटल एसेट्स से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, ठीक है। और जो एंड इनकम फ्रॉम दैट फाइनेंशियल एसेट, जो इनकम आ रही है, इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम की 50% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी जो इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी वो रजिस्टर कर सकती है एज एन एनबीएफसी बाय आरबीआई, ठीक है। यार बहुत चिल्लाना पड़ता है, बहुत चिल्लाना पड़ता है, तो चिल्लाने के लिए एक लाइक कर दो, ठीक है। एक ही लाइक कर सकते हो तो लाइक ठोक दो, मोटिवेशन मिलेगी इससे और अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने की। इसको आप फटाफट कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ। अब हम बात करेंगे कि एनबीएफसी कैसे रजिस्टर करती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी विद आरबीआई। साथ साथ लिखेंगे मेरे, एज पर सेक्शन 145, सॉरी एज पर सेक्शन 45 हाइफन IA ऑफ RBI एक्ट, 1934, no NBFC can commence their business without satisfying following conditions। कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, कोई भी एनबीएफसी जो अपना बिजनेस नहीं कर सकती जब तक वो इन कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर देती। अब हम देखेंगे वो कंडीशंस क्या हैं। ए इज a certificate of registration, कि उसके पास एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड, हैविंग अ न्यू ओन फंड, साथ साथ लिखेंगे आप मेरे, ऑफ ₹2 करोड़ और मोर इतना ही था इसमें, ठीक है। दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी विद आरबीआई कैसे रजिस्टर की जाएंगी? एज पर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इस सेक्शन और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एनबीएफसी अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती जब तक वो दो कंडीशन सेटिस्फाई ना कर दे। पहला, ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि एक सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का। एंड सेकंड, हैविंग अ नेट ओन फंड ऑफ ₹2 करोड़ और मोर, जो उसका नेट न्यू ओन फंड, मतलब जो वो अपना फंड ला रही है वो कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये दो चीज़ें, जब तक ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक एनबीएफसी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती, ठीक है। सो ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हैविंग अ न्यू ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ और मोर। फटाफट इसको कॉपी कर लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ साथ देखते जाओ, आपको ऐसे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे पॉइंट, प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और मेरे भाई, एनबीएफसी में से भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी यू नेवर नो कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में कब क्या पूछा जाए, ठीक है। आप एस्टिमेट नहीं कर सकते उस चीज़ को।
तो हमें पूरा ही प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ साथ लिखेंगे 4th पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक। NBFC और बैंक में क्या डिफरेंस है? एक दो डिफरेंस तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। 2 कॉलम बनाएंगे, एक NBFC का और एक बैंक का, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पेज को। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस यही है कि NBFC जो है डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। एज यू नो कि हम कभी भी जाके यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते मनी को। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, राइट, बट दे कैन एक्सेप्ट, बैंक में लिखेंगे दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे NBFC is not a part of the payment and settlement system। बैंक में लिखेंगे banks are part of payment and settlement system। आप बैंक से तो पेमेंट कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है, अमाउंट पे कर सकते हो, बट NBFC से आप वो चीज़ नहीं कर सकते, राइट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे NBFC कैन नॉट इशू checks drawn on itself। NBFC जो है वो चेक्स ड्रॉन नहीं कर सकता है ना, NBFC नहीं कर सकता उस चीज़ को, बट बैंक्स कैन इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, राइट। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC। DICGC is not available for NBFC depositors। फोर्थ पॉइंट बैंक में लिखेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी of DICGC is available for bank depositors। DICGC की फुल फॉर्म यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ नीचे। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। साथ साथ फोर्थ पॉइंट देख लो, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC इज़ नॉट अवेलेबल फॉर NBFC डिपॉजिटर्स। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका आपको नाम याद ही रखना पड़ेगा, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा। इसकी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है वो NBFC डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती, बट बैंक डिपॉजिटर्स के लिए वो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये बेसिक 4 डिफरेंसेस हैं NBFC और बैंक में जो आपको याद करने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक, सपोज इट कम्स फॉर 4 मार्क्स, तो आप इतना लिख दोगे वो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, जो मैंने अपने 11th 12th क्लास में अप्लाई करी थी, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन अप्लाई इन प्रोफेशनल एग्जाम्स ऑल्सो,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। क्या होता था, मैं अपनी एक चलो यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी, ठीक है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज़ होता था, सबने ही पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। उसमें आपके मार्क्स मतलब क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, जैसे करेक्टरिस्टिक्स आपको किसी की बतानी है, तो सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 5 पॉइंट्स ही आते हैं, ठीक है, या फिर 5 पॉइंट्स ही थे उसमें क्वेश्चन में, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, ठीक है। मैं जब भी आंसर लिख के आता था, पूरे मैं 5 के 5 पॉइंट्स अच्छे से प्रेजेंटेशन देके सब करके आता था। बट जो मेरे सर थे, ठीक है, जो मेरे टीचर थे, या हैं, थे उस टाइम पे, बट हैं अभी भी, ठीक है, तो वो क्या करते थे, मेरे को हमेशा, मेरे को 5 मार्क्स दे दिए, जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमेशा 5 मार्क्स मिलता था। एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मार्क्स मेरे कटते क्यों हैं जबकि मैं सारा आंसर सही लिखता हूँ। तो जब भी थ्योरी आती है ना, ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान इधर, ध्यान इधर, ठीक है, ध्यान इधर रखना है। जैसे सपोज यहीं से एग्जांपल देता हूँ, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इतना लिखाओगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 4 मार्क्स पूरे दे दे, बट हो सकता है वो इसमें भी आपके मार्क्स काट ले, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स काटे जाते हैं। तो आपको थ्योरी में अगर मार्क्स सिक्योर करना है, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पता क्या करना, अगर ये क्वेश्चन की तरह आ जाता है, यहाँ पे नीचे लिखना कंक्लूजन, कुछ नहीं करना, सिर्फ कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। और कंक्लूजन में भी क्या लिखना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, 1 मिनट लगेगा और आपके फुल मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। आपको सिंपली लिखना है, फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड द, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, लाइक द डिफरेंस, उसको ये आपने यहाँ पे लिख देना है, जो भी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। इजी, इजी एंड सिंपल, ठीक है। मैंने यही स्टार्ट कर दिया था, बिजनेस स्टडीज़ का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट में सब में आप ऐसा कर सकते हो, मैंने सीएमए के एग्जाम में भी किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे मार्क्स सिक्योर करना चाहता था। ये टिप, ये समझ लो कि आउट ऑफ 100 1% लोगों को ही पता है, ठीक है। तो मैंने जब कंक्लूजन लिखना शुरू किया था तो मेरे को फुल मार्क्स मिलने लग गए थे, जिससे कि थ्योरी में मार्क्स ना कटें, आप ऐसे कंक्लूजन डाल सकते हो, फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड द डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक, या फिर फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड, जो भी क्वेश्चन है आप उसको यहाँ लिख दो, उसी लाइन को यहाँ पर सीधा आप कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है। तो ध्यान इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको मिस मत करना, ठीक है। मैंने किसी टीचर को ये टिप बताते हुए नहीं देखा कभी भी, जो भी थ्योरी का टीचर है, कभी भी मैंने ये टिप बताते हुए नहीं देखा, जो मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई करी है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो फटाफट, अगर नहीं किया साथ साथ, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। और सच में यार बहुत चिल्लाना पड़ता है। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। सोना नहीं है, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, सोना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान इधर, ध्यान इधर। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी। भैया ये क्या है, बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले साथ साथ लिखो, एनबीएफसी whose asset size is 500 crore or more as per last audited balance sheet are considered as systematically important एनबीएफसी। आरबीआई ने क्या किया है, कुछ जैसा नाम से पता चल रहा है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट,
कुछ NBFCs पे वो ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। जिन NBFCs पे वो ज़्यादा ध्यान देती है उसको हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs बोलते हैं। और उन पे ज़्यादा ध्यान क्यों देती है? क्योंकि उनके एसेट का साइज़ जो है वो 500 करोड़ या ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट है तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो उनका नाम दिया गया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। NBFC जिनका एसेट साइज़ कितना है 500 करोड़ और मोर एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। अगर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हम अकॉर्डिंग देखते हैं तो उनका एसेट साइज अगर 500 करोड़ या ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं क्या? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs, और इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको फटाफट कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेना वीडियो को, क्योंकि अब हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं और थोड़ा सा मज़ा आएगा, समा बंधेगा थोड़ा सा। 6th पॉइंट लिखेंगे आप मेरे साथ, टाइप्स ऑफ NBFC। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे NBFC के एज पर RBI। फर्स्ट टाइप लिखेंगे एसेट फाइनेंस कंपनी, ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं AFC। हो सकता है एग्जाम में ऐसे बोल दे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन AFC, तो आपको पता होना चाहिए AFC क्या है, एसेट फाइनेंस कंपनी, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे एनी कंपनी which is a financial institution carrying on principal business of financing of physical assets bracket such as automobiles, comma tractors, comma लाथे मशीन LATHE मशीन, नाम है मशीन का, ठीक है, कॉमा जनरेटर सेट, कॉमा अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट and general purpose industrial machines, comma etc. एसेट फाइनेंस कंपनी, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एसेट को फाइनेंस करती हुई कंपनी है। नाम से ही आपको याद हो जाएगा, बस नाम याद होने चाहिए, नाम से आपको अंदर समझ में आएगा आपको लिखना क्या है, ठीक है। एसेट को फाइनेंस करने वाली कंपनी, तो यहाँ पे आपको यही दिख रहा है, एनी कंपनी विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स को ये फाइनेंस करती है, जिसमें एग्जांपल्स आप ले सकते हो जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, लाथे मशीन, जनरेटर सेट, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। बट हाँ, एसेट फाइनेंस कंपनी क्या होगी? जो एसेट को फाइनेंस करती है। फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं एंड एसेट फाइनेंसिंग कंपनी AFC, राइट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब क्या है? पीछे तो कुछ और था, पर यहाँ पे क्या है इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब क्या बैठता है। साथ साथ लिखेंगे हेयर प्रिंसिपल बिजनेस for this purpose
defined as aggregate of financing real oblique physical assets supporting economic activity and income arising therefrom is not less than, ध्यान इधर 60% of its total assets and total income respectively. क्या मतलब हुआ इसका? Here principal business for this purpose is defined as aggregate of financing real or physical assets supporting economic activity and income arising therefrom is not less than 60% of its total assets and total income respectively. ये क्या कह रहा है? जो हमने यहाँ पर फिजिकल एसेट्स को फिनेंस किया, ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पे बोल रहे रियल और फिजिकल एसेट्स जितने भी हमने दिए, ठीक है, रियल या फिजिकल कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, उनका जो एग्रीगेट आ रहा है उससे जो हम बेसिकली ये समझो कि जितने भी हमने फिजिकल एसेट्स दिए टोटल है उसका, ठीक है, एग्रीगेट टोटल होता है इसका मतलब सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम दे रहे हैं उसको फाइनेंस कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जो भी हमने दिए। एंड इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम, उससे जो इनकम आ रही है इज़ नॉट लेस देन 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम। जो टोटल एसेट्स है और टोटल इनकम है वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मोर देन 60% होनी चाहिए, है ना। मैंने सपोज मैं हूँ एसेट फिनेंस कंपनी, ठीक है, मैंने फिनेंस किए कुछ रियल एसेट, सपोज करो मैंने रियल एसेट्स हो गए आपके, आप ले लो इसको, मशीन हो गई, ठीक है, मशीन हो गया, एक कोई ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ये दो चीज़ें दी हैं मैंने टोटल। तो इसका जो एग्रीगेट आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को एग्रीगेट मतलब दो चीज़ें हो गई, दोनों को एग्रीगेट कर दिया। इसको फाइनेंस करने से जो हमारी इनकम हो रही है वो इनकम जो है मोर देन 60%, ठीक है, नॉट लेस देन लिखा है ना, आप इसको मोर देन भी बोल सकते हो, बट यहाँ पर नॉट लेस देन लिखा है तो हम वही लिख लेंगे, ठीक है, मोर देन 60% होनी चाहिए बेसिकली ऑफ इट्स टोटल एसेट। जो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं और भी एसेट्स हैं वो, और जो मेरी टोटल इनकम है वो, दोनों को मिला के जो मेरा फाइनेंस से पैसा आ रहा है वो मोर देन 60% होना चाहिए, ठीक है। सपोज मेरी टोटल एसेट्स हैं एक्स और टोटल इनकम है वाई, ठीक है, तो मोर देन 60% मतलब इसका जो टोटल आएगा, ठीक है, इसका जो टोटल आएगा उसके भी 60% ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के टोटल के 60% से ज़्यादा। तो इसका यहाँ मतलब प्रिंसिपल बिजनेस का ऐसे डिफाइन किया गया है, राइट। इसको आप फटाफट कॉपी कर लो, अगर साथ साथ नहीं किया वैसे तो साथ साथ ही किया करो, जल्दी से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होती है एसेट फाइनेंस कंपनी जो एसेट को फाइनेंस करती है। सेकंड लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? देखते हैं नाम से जो समझ में आ रहा है वो है या नहीं। ये साथ साथ लिखेंगे इट मीन्स अ कंपनी विच इज a financial institution
which is a financial institution carrying on its principal business किस चीज़ का, of acquisition of securities. ठीक है, इन्वेस्टमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करना, इन्वेस्ट करना सिक्योरिटीज़ में, तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ एनबीएफसी ही है। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करो। थर्ड लिखेंगे मेरे साथ, थर्ड लिखेंगे लोन कंपनी, लोन कंपनी। लोन कंपनी के अंदर लिखेंगे इट मीन्स अ कंपनी whose principal business, it means a company whose principal business is to provide, लोन से क्या समझ में आ रहा है आपको कि लोन देती होगी, यहाँ पे यही बोल रहा है, इज टू प्रोवाइड फिनेंस। ठीक है, फिनेंस प्रोवाइड करना है, वेदर, वेदर बारिश वाला वेदर नहीं, दूसरे वाला, वेदर बाय मेकिंग लोन्स, मजाक कर रहा था यार, वेदर बाय मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस or otherwise for any activity other than its own, comma, but does not include an AFC। भैया इसको समझाओ, सुनो, लोन कंपनी नाम से समझ में आ रहा है कि लोन देती है, क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। कैसे, या तो लोन देगी, एडवांस देगी, या कैसे भी देगी, पर पैसा देगी। ठीक है, फॉर एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई है, अदर देन इट्स ओन, अदर देन इट्स ओन, इसको अंडरलाइन करेंगे, अदर देन इट्स ओन। मतलब सपोज करो मैं ही लोन कंपनी हूँ, ठीक है, मेरा ये पूरा सेटअप बना हुआ है, मैं ही लोन कंपनी हूँ, मैं ही एक टाइप ऑफ एनबीएफसी जैसे रजिस्टर्ड हूँ, और मेरे को लोन चाहिए, तो मैं अपनी कंपनी से लोन नहीं ले सकता, इस कंपनी से मैं लोन नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें लिखा है अदर देन इट्स ओन, अपने लिए आप लोन नहीं ले सकते। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एन एएफसी, जिसमें एसेट फाइनेंस कंपनी है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होती, मतलब कि एएफसी भी यहाँ पे लोन नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो फाइनेंस ही प्रोवाइड करती है बाय या तो लोन के एडवांसेस या किसी भी तरीके से किसी भी एक्टिविटी के लिए, बट अपनी एक्टिविटी के लिए लोन नहीं ले सकते, और एएफसी भी इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो ये है लोन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम, इसको मैं पहले रब कर दूंगा क्योंकि नेक्स्ट थोड़ा बड़ा है, तो इसको फटाफट से कॉपी कर लेना अगर नहीं किया तो। मैं नहीं रुकूंगा, हमें बहुत पढ़ना है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, बट फटाफट पढ़ना है हमें, तो मैं नहीं रुकूंगा, साथ साथ कॉपी करते जाओ, वो बेस्ट है। आज मैंने भी कसम खाई है कि चाहे कितना लंबा लेक्चर बन जाए, पर मैं ख़त्म करके रहूँगा जितना मैक्सिमम मैं थ्योरी इस लेक्चर में कवर कर पाऊँगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, साथ साथ लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ब्रैकेट में लिखेंगे आईएफसी। आईएफसी अंदर लिखेंगे इसके इज अ नॉन डिपॉजिट कोई बात नहीं, हम दूसरे मार्कर से लिख लेंगे क्योंकि आज हम नहीं रुकेंगे, चाहे मार्कर काम ना करे। इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग
NBFC which fulfills following conditions. ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो है, ये डिपॉजिट नहीं लेती, ठीक है, और कुछ कंडीशंस को फुलफिल करती है। वो क्या कंडीशंस हैं ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। विच डिप्लॉयज at least 75% of total assets, at least 75% of total assets in infrastructure loan. बी पार्ट लिखेंगे has a minimum net owned fund of 300 करोड़। सी पार्ट लिखेंगे हैज़ अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए, कैपिटल ए इन कॉमास, इनवर्टेड कॉमास, और इक्विवेलेंट फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, accredited by RBI, for example CRISIL, CRISIL, Fitch, FITCH, comma ICRA, ECRA, comma etc. ठीक है। डी लिखेंगे हैज़ अ कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। ये सर रेशियो क्या है ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिस्क वेटेड यहाँ पर ऊपर लिख देना एसेट रेशियो, ब्रैकेट में लिख देना CRAR, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ऑफ 15% with a minimum M capital tier 1 capital of 10%। समझाओ भैया, समझाते हैं इसलिए तो बना रहे हैं। IFC इज़ अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करती है। क्या? विच डिप्लॉयज एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एसेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, कि जो 75% जो टोटल एसेट्स हैं उसका कम से कम 75% किस में लगाया हो, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में लगाया हो, उसको हम बोलते हैं IFC, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो IFC कहलाएगी, ठीक है। उसका जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो 300 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 300 करोड़। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड एज अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए और इक्विवेलेंट फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज accredited बाय RBI, ठीक है, कि उसकी क्रेडिट रेटिंग ए होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें एक रेटिंग मेंटेन होती है, वैसे ही इस कंपनी, अगर इस कंपनी में रजिस्टर करना है, एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बनना है, तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ए होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट होनी चाहिए फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जो RBI से, जिनका RBI से क्रेडिट हो रखा है, ठीक है, accredited बाय RBI, जो RBI में फॉलो करती हैं। एग्जाम्पल है क्रिसिल, फिच, इकरा एक्सेट्रा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है एज अ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 15% विद द मिनिमम टायर 1 कैपिटल ऑफ 10%। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, अब इसको आप लिख लो, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जब बात करेंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम फिफ्थ टाइप के और बढ़ेंगे। भैया कितने और हैं? लेट मी चेक, मैं बताता हूँ कितने और टाइप्स हैं। इसको आप कॉपी कर लेंगे फटाफट से, 1 2 3 4 5 6
अभी 6 NBFCs और हमें पढ़ने हैं फटाफट, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फटाफट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, साथ साथ करते जाएंगे। सॉरी। 5th, सिस्टमेटिकली, साथ साथ लिखेंगे, सिस्टमेटिकली, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था इस तरह का इम्पोर्टेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ब्रैकेट में लिखेंगे CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी -ND नॉन डिपॉजिट -SI सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट। भैया ये ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये ऐसा ही नाम दिया गया है, आपको यही याद करना है, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट, ऐसे ही आपको याद करना है। इट इज़ एन NBFC carrying on the business of इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी तो किसका बिजनेस करेगी? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज which satisfies the following conditions, ठीक है। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें, क्या क्या वो कंडीशंस हैं ये हम देखेंगे। 4 कंडीशन है, पहले लिखेंगे A, इट होल्ड्स not less than 90% of its total assets. It holds not less than 90% of total assets in the form of investment in equity shares comma preference shares comma debt or loan in group companies। पहले लिखते जाएंगे सारी कंडीशंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बी लिखेंगे इट्स इन्वेस्टमेंट, साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं लिखना है। इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग instruments compulsory convertible into equity shares within 10 years from the date of issue bracket close of group companies
constitute not less than 60% of its total assets. सी पॉइंट लिखेंगे इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स. डी पॉइंट लिखेंगे इट्स एसेट साइज इज 100 करोड़ और मोर. ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो फटाफट से. सुनो, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से क्या समझ में आ रहा है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से आपको ये समझ में आ ही रहा है कि इन्वेस्टमेंट करेगी तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ होगा. उसके बाद कुछ कंडीशंस रखती गई कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है. पहली कंडीशन, इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट और लोन इन ग्रुप कंपनीज. मतलब टोटल एसेट्स कैसे इसने इन्वेस्ट कर रखा है, किसमें? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट, लोन इन ग्रुप कंपनीज. लोन दिया है, कहीं पे लोन दिया गया है, ठीक है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट इसकी है. तो वो जो है वो कम से कम 90% होनी चाहिए, कम से कम 90% या उससे ज़्यादा. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट है टोटल एसेट्स में, अगर वो 90% से कम नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. किस फॉर्म में हो सकती है? इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, या फिर डेट दे रखा है, या फिर लोन दे रखा है. राइट. सेकंड कंडीशन क्या है? इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ग्रुप कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स. भैया ये क्या है? इसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया जो इक्विटी शेयर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें इंक्लूड कर रहा है, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स. जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं पे, मान लो वो इक्विटी शेयर्स नहीं है, अगर कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. कब कन्वर्टेबल करा सकते हो? विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. जब वो इशू किया गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, ठीक है, सपोज करो आपके पास, जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल, कोई आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ले लेते हैं, ये समझो ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है विद इन 10 years. सपोज आज इशू किया तो आज से 10 years के अंदर अंदर आप इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो. अगर करा सकते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, उसको इंक्लूड करके हम देखेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का टोटल बन रहा है वो कितना होना चाहिए. ऑफ ग्रुप कंपनीज कंस्टिट्यूट नॉट लेस देन 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट. टोटल एसेट जो है उसका 60% या फिर 60% से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. राइट. थर्ड पॉइंट लिखा है इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स. ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट को इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती है. एंड इट्स एसेट साइज इज 100 करोड़ और मोर. और इसका जो एसेट साइज है वो 100 करोड़ या ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो 4 कंडीशन हमने यहाँ पढ़ी. पहले तो हम देखेंगे नाम देखेंगे. सबसे पहले नाम देखेंगे. नाम क्या है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब यही है कि सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करना. ठीक है, इसका प्रिंसिपल बिजनेस यही होता है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़. ठीक है, इसमें हमारी 4 कंडीशंस आ जाती हैं. 4 कंडीशंस क्या आ जाती हैं कि जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि हम किस फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इक्विटी शेयर में हमने इन्वेस्ट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, या हमने डेट या लोन दे रखे हैं ग्रुप कंपनीज़ में. ठीक है, तो वो हमारा जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो जो टोटल एसेट्स है वो 90% होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए. नॉट लेस देन 90%. ठीक है, ऑफ इट्स टोटल एसेट्स का. सेकंड पार्ट में ये बात कर रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इक्विटी शेयर्स में. ठीक है, अगर आपको ये कंपनी बनना है तो आपको ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसमें? इक्विटी शेयर्स में, जिसमें इंक्लूड कर रहे हैं कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो अगर कन्वर्टेबल है विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, वो भी इंक्लूड होगा. उनका टोटल देख के हम देखेंगे कि वो 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स के इक्वल है या नहीं है. ठीक है, अगर इक्वल है तो बढ़िया बात है, इसमें इंक्लूड हो जाएगा. इक्वल है, उससे ज़्यादा है तो इंक्लूड हो जाएगा. अगर उससे कम है तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, ये लिखा है ग्रुप कंस्टिट्यूट नॉट लेस देन 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स. ठीक है, तीसरा बोलता है इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, और फोर्थ बोलता है कि इसका जो नेट जो एसेट साइज़ है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी कंडीशंस. इसमें थोड़ा ये है कि आप अगर समझ के चलोगे तो जैसे मैंने समझाया आपको समझ में आ जाना चाहिए. इन्वेस्टमेंट आप नाम से ही समझ सकते हो चीज़ों को. ठीक
ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समझ के भी याद हो सकता है, बट अगर आपको रटना है तो आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो ये इसका नाम है CIEC NDSI। तो इसको आप फटाफट से कॉपी कर लो अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं किया। फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ NBFC की ओर प्रोसीड करेंगे। प्लीज़ कॉपी। सिक्स्थ वन, साथ साथ लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या वो नींद आ रही है? नींद आ रही है? सुनो मेरे भाई, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, और आपको सिर्फ सुनना है और साथ साथ लिखना है। साथ साथ लिखते रहो, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। साथ साथ लिखो मेरे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC। इसके अंदर लिखेंगे आर दोज डिपॉजिट्स, आर दोज नॉन डिपॉजिट्स टेकिंग NBFC विच फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, विच फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस को लिखने का यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। अभी हमने पीछे एक कौन सा नंबर था ये, 4th नंबर, ठीक है। जो 4th नंबर था उसमें 4 कंडीशंस थी, ठीक है, 4 कंडीशंस थी, वो तो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी होंगी। हमने 4th वाला कौन सा पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की 4 कंडीशन जो हैं सेम, ठीक है, सेम एप्लीकेबल। जो 4 कंडीशन है वही यहाँ पर सेम लगाई जाएंगी। तो भैया अब डिफरेंस क्या है, 2 कंडीशन और हैं इसमें, ठीक है, वो 2 कंडीशन अब हम देखेंगे। ए पार्ट देखो, 4 कंडीशन क्या थी मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ कि मिनिमम ऑफ 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स डिलेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में 75% डिप्लॉय होना चाहिए, ठीक है। नेट ऑन फंड ऑफ 300 करोड़ और मोर, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए और इक्विवेलेंट फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अप्रूव्ड बाय RBI एंड CRAR ऑफ 15% विद मिनिमम टायर 1 कैपिटल ऑफ 10%, ठीक है। ये हम देख चुके हैं पीछे। और जो 2 कंडीशन है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड, साथ साथ लिखेंगे, दे आर रजिस्टर्ड NBFC to facilitate the flow of long-term debt, to facilitate the flow of long-term debt into infrastructure projects, एक और कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। 4 कंडीशन ये होंगी और 2 कंडीशन और, टोटल 6 कंडीशन आएंगी इसमें। दे रेज रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रुपी और डॉलर denominated bonds of minimum 5 years maturity, ठीक है। ये 2 कंडीशंस और आएंगी कि दे आर रजिस्टर्ड NBFC टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कि मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए डेट दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC, नाम से ही पता चल रहा है यार कि डेट देती है, लॉन्ग टर्म डेट देती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। एंड दे रेज रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रुपी और डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ मिनिमम 5 years मेच्योरिटी। ये कह रहा है कि इशू करें रुपी और डॉलर डिनोमिनेटेड,
बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करें, रिसोर्सेज लाएं कि बॉन्ड्स वगैरह इशू करें और मिनिमम 5 ईयर्स मैच्योरिटी होनी चाहिए जिसकी, वहाँ से वो पैसा इकट्ठा करे इशू करके रुपये और डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ठीक है, रुपी और डॉलर इस तरह के बॉन्ड्स को इशू करके पैसा इकट्ठा किया जाए जिसकी मिनिमम 5 ईयर्स की मैच्योरिटी हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक नई कंडीशन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं रटवा नहीं सकता, ना ये रटने वाली चीज़ है, मतलब इसको समझा नहीं सकता, ना ये समझने वाली चीज़ है, बेसिकली आपको ये रटनी पड़ेगी कंडीशन, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लो फटाफट। बस 4 और रह गए हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। देखो भाई, अगर आज सोते रह गए तो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम करना पड़ेगा, और आज अगर दाग गए हिम्मत करके तो अपने सपने पूरे कर जाओगे, है ना। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं या दूसरों के सपनों के लिए काम करना है। चलो एनीवे साथ साथ लिखेंगे। 7th, एनबीएफसी हाइफन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ब्रैकेट में लिखेंगे एनबीएफसी हाइफन एमएफआई, एमएफआई। यहीं से पता चल रहा होगा माइक्रो फाइनेंस मतलब कि छोटे मोटे खर्चों को फाइनेंस करने वाला एनबीएफसी, है ना। इसमें भी 4 क्राइटेरियाज हैं, सॉरी 5 क्राइटेरिया है, ठीक है। साथ साथ लिखेंगे इट इज़ अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी having not less than 85% of its net assets in the nature of qualifying assets which satisfy the following criteria. ए पार्ट लिखेंगे लोन disbursed by NBFC-MFI to a borrower with a rural household annual income not exceeding rupees 1 lakh per annum or urban and semi household सॉरी इसको मिटा, एक बार दोबारा से लिख लेंगे, और अर्बन एंड सेमी अर्बन हाउस होल्ड इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹1,60,000 पर एनम, 1,60,000 पर एनम। बी पार्ट लिखेंगे लोन अमाउंट does not exceed ₹50,000
in the first cycle and rupees 1 lakh in the subsequent cycle. सी कंडीशन लिखेंगे टोटल indebtedness of the borrower does not exceed rupees 1 lakh. ठीक है. डी कंडीशन लिखेंगे tenure of the loan not to be less than 24 months. Not to be less than 24 months for loan amount in excess of rupees 15,000 with provision of prepayment without penalty. ए कंडीशन लिखेंगे लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलेट्रल. ठीक है, ये 5 कंडीशंस हैं. प्लीज कॉपी इट. देखो, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब कि छोटे मोटे खर्चे. ठीक है, जिसके एसेट्स कम से कम 85% होने चाहिए. ठीक है, नॉट लेस देन 85% ऑफ नेट एसेट्स. ठीक है, जो नेट एसेट्स हैं वो कम से कम 85% उसके होने चाहिए एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के. इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स. ठीक है, इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स वी सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. क्या क्या क्राइटेरिया है? लोन डिस्बर्स्ड बाय एनबीएफसी एमएफआई टू अ बोरोवर विद अ रूरल हाउस होल्ड एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग रुपीज़ 1 लाख पर एनम. लोन दे रही है ये कंपनी, छोटे मोटे लोन देगी. अगर बंदा गांव का है, रूरल एरिया का है, तो कम से कम साल का 1 लाख रुपीज़ पर एनम जिसकी एनुअल इनकम होगी उसको दिया जाएगा. ठीक है, जिसकी एनुअल इनकम जो है 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख. ठीक है, उसको दिया जाएगा लोन. ठीक है, अगर कोई गांव में रहता है, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड का है और उसकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है पर एनम, तो उसको नहीं दिया जाता. ठीक है, और अर्बन एंड सेमी अर्बन हाउस होल्ड इनकम नॉट एक्सीडिंग 1,60,000 पर एनम. अर्बन में जिसकी इनकम इससे ज़्यादा नहीं है साल की, उसको भी नहीं दिया जाएगा. ठीक है, इतनी होनी चाहिए. अगर इतनी है तो अर्बन वालों को लोन दे दिया जाएगा. ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई. दूसरी, लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000 इन द फर्स्ट साइकिल एंड 1 लाख इन द सब्सिक्वेंट साइकिल. जो लोन दिया जा रहा है फर्स्ट साइकिल में वो 50,000 को एक्सीड नहीं करना चाहिए और सब्सिक्वेंट साइकिल में 1 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए. ये क्राइटेरिया है. सब्सिक्वेंट साइकिल मतलब कि फर्स्ट साइकिल के बाद. ठीक है, लोन का अमाउंट 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए. टोटल इंडेटनेस ऑफ द बोरोवर डज नॉट एक्सीड 1 लाख. 1 लाख से ऊपर का लोन दे ही नहीं सकते. ठीक है, माइक्रो फाइनेंसर छोटे लोन दे, 1 लाख से ऊपर का लोन नहीं दिया जा सकता. तो टोटल इंडेटनेस ऑफ द बोरोवर कितनी हो गई? 1 लाख. यहाँ पे भी आप देख ही रहे हो कि 1 लाख. ठीक है, तो 1 लाख से ऊपर का नहीं दे सकते. टेन्योर ऑफ द लोन नॉट टू बी लेस देन 24 मंथ्स फॉर लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 15,000 विद प्रोविजन ऑफ प्री पेमेंट विदाउट पेनल्टी. इसका मतलब क्या है कि कितने टाइम के लिए लोन दिया जाएगा? वो बोल रहा है कि कम से कम 24 महीने के लिए दिया जाएगा अगर जो लोन का अमाउंट है वो 15,000 से ज़्यादा है. अगर वो 15,000 या उससे कम है तो 2, 4, 6 महीने कुछ भी हो सकता है. बट अगर 15,000 या उससे ज़्यादा है तो कम से कम 24 मंथ्स का टेन्योर होगा. ठीक है, और वो बंदा प्री पेमेंट भी कर सकता है, पहले भी पैसे दे सकता है और हम उससे पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे उस चीज़ की कि अगर उसने हमें पैसे पहले वापस कर दिए. ठीक है, एंड लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलेट्रल.
लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट क्रेडिट, मतलब हम उसको लोन बिना किसी सिक्योरिटी के देंगे और कम से कम हम मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे एक बेसिकली। ठीक है, ये कंडीशंस हैं तो ये याद करने वाली ही है। समझाना था मैंने आपको, इस चीज़ को समझा दिया। बस 3 और टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, फटाफट कॉपी कर लो। अब जो 3 रह गए हैं बहुत ही छोटे छोटे से हैं, फटाफट ख़त्म हो जाएंगे अब। ठीक है, तो नींद से जागो बाबू। बाबू नॉर्मली बोला है, सेंस में नहीं बोला, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, 8 एनबीएफसी फैक्टर्स, साथ साथ लिखेंगे एनबीएफसी फैक्टर्स। इसके अंदर लिखेंगे these types of non-deposit taking NBFC, these types of non-deposit taking NBFC are engaged in the principal business of factoring। भैया समझ नहीं आया, फैक्टरिंग का मतलब क्या है? फैक्टर्स, एनबीएफसी फैक्टर्स मतलब बेसिकली फैक्टरिंग मतलब जो अकाउंटिंग हम करते हैं ना, किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो उसको हम फैक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी बिजनेस की अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसको हम फैक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल एसेट्स, आगे लिखेंगे द फाइनेंशियल एसेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस, should constitute at least 50% of its total assets, 50% of its total assets and its income derived from factoring business, should not be less than 50% of its gross income। क्या कह रहा है कि फैक्टरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, पहली बात तो यही है। दूसरा कह रहा है जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इस बिजनेस में शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स के 50% होने चाहिए कम से कम। एंड इट्स इनकम डिराइव फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस, और जो उन एसेट से, फाइनेंशियल एसेट से हमारी जो इनकम डिराइव हो रही है शुड नॉट बी लेस देन 50%, वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए ग्रॉस इनकम की। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है, इस तरह की मैं पहले भी आपको पीछे समझा चुका हूँ, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, इसको फटाफट से कॉपी कर लो अगर नहीं किया है। नेक्स्ट की ओर प्रोसीड कर रहे हैं अब हम। ठीक है, अब हम देखेंगे 9th, मोर्टगेज गारंटी कंपनी। मोर्टगेज गारंटी कंपनी, ब्रैकेट में लिखेंगे MGC। दीज आर, अंदर लिखेंगे, इसके साथ साथ लिखेंगे दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, for which at least
90% of business 90% of business turnover is mortgage guarantee business or at least 90% of gross income from mortgage guarantee business and its own fund is 100 crore or more. Mortgage guarantee company. These are financial institutions for which at least 90% of business turnover is mortgage guarantee business. कि जो भी बिजनेस से कमाई हो रही है वो कम से 90% होनी चाहिए mortgage guarantee बिजनेस से कम 90% होना चाहिए हमारा टर्नओवर और एटलीस्ट 90% ऑफ ग्रोस इनकम फ्रॉम mortgage guarantee बिजनेस. या तो हमारी बिजनेस की टर्नओवर एटलीस्ट 90% हो इस बिजनेस से mortgage guarantee बिजनेस से, ठीक है, या फिर 90% हमारी कम से कम ग्रोस इनकम होनी चाहिए इससे और इसका ऑन फंड कम से कम 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए. इट्स ऑन फंड इज़ 100 करोड़ और मोर. ठीक है, तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा. छोटा सा कंडीशन है, याद कर लेना. ठीक है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी. एंड नाउ द लास्ट वन. टेंथ, NBFC. NBFC hyphen non-operating financial holding company. ब्रैकेट में लिखेंगे NBFC hyphen नो FHC. ये इसका नाम है, NBFC नो FHC, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी. ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थ्रू विच promoter oblique promoters group will be permitted to set up a new bank. भैया ये क्या है? देखो नाम देखो, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, मतलब कि इनको ऑपरेट ही नहीं करना है एज एन NBFC. ठीक है, कोई भी अगर अपनी किसी भी NBFC से बाहर निकलना चाहता है तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच प्रोमोटर्स ग्रुप, प्रमोटर है या कोई प्रोमोटर्स ग्रुप है, अगर कोई भी बाहर निकलना चाहता है तो पहले उसको इसमें जाना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी में जाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए. एंड देन इट विल बी परमिटेड टू सेटअप अ न्यू बैंक, नया बैंक वो सेटअप कर सकते हैं यहाँ से. तो यही है इसमें नॉन ऑपरेटिंग में, और कुछ नहीं है. ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लो. अब हमारा हो गया, हमने आज पढ़ लिया NBFC का मतलब. ठीक है, मीनिंग ऑफ NBFC हमने पढ़ चुके हैं, राइट. मीनिंग ऑफ NBFC के बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक, रेसिडुअरी NBFC हमने चेक किया था, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ NBFC विद RBI. और उसके बाद हमने देखे 10 टाइप्स ऑफ NBFC. ठीक है, तो इन सब का आप रिवीजन कर लेना. ये हमारी फर्स्ट क्लास थी आज की NBFC की. आई नो काफ़ी बोरिंग हो गया होगा, ठीक है, बट मैंने ट्राई किया अपनी साइड से कि आपको मैं सोने ना दूं. ठीक है, सो यही था आज के लेक्चर में. और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है या फिर कुछ सही नहीं लग रहा है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट फीडबैक ज़रूर देना. सो दिस इज़ इट एंड that's all. See you all in the next video. All the best for your examinations and do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon for the latest updates. See you guys.